बच्चों हम शुरू करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये भी जो है 1D मोशन का अच्छा हिस्सा है समझने के लिए। तो बात की जाए मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मोशन अंडर ग्रेविटी का बेसिक लॉजिक पहले समझ लें। अच्छा, जो आप सीख के आए 1D मोशन में बिल्कुल वैसा ही है। 1D मोशन में अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया उसमें आगे पीछे की यात्रा थी, इसमें ऊपर नीचे की यात्रा है, बात बाकी कुछ अंतर नहीं है। 1D मोशन में तो एक्सेलरेशन बदलता भी था कि फलानी गाड़ी ने ब्रेक लगाए तो उतना है, उसका उतना है। यहाँ तो वो भी नहीं बदलना है, फिक्स है। यहाँ जो एक्सेलरेशन या जिसको भी जो भी कहें आप, रिटार्डेशन, वो फिक्स है। तो देखिए इसमें क्या होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। बच्चों जरा सीखें, पहले एक बेसिक समझ लें इसका। बेसिक ये समझ लें कि अगर कोई भी दो मासेस हैं M1 और M2, कोई भी दो मासेस हैं M1 और M2 एंड दे आर सेपरेटेड एट सम डिस्टेंस से R, और ये न्यूट्रल मासेस हैं, मान लेते हैं कोई चार्ज वार्ज नहीं है इनके ऊपर। तो ये जो दो मासेस हैं इनके ऊपर एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक, तो एक नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा विच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लिखना चालू करें, बैठे ना रहे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बिटवीन टू मासेस। अच्छा, आपको ध्यान होगा एक कूलम्स फोर्स था, तो जो कूलम्स फोर्स था वो चार्ज पे निर्भर करता था कि लाइक चार्जेस होते थे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, अनलाइक होते थे तो अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्शनल फोर्स ही रहता है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्शन, हमेशा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहेगा। तो ये जो फोर्स आएगा कैपिटल F, ये फोर्स प्रोपोर्शनेट होता है M1 इंटू M2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है R² के। ठीक मिलता जुलता है कूलम्स की तरह। कूलम्स में क्या होता है Q1 Q2 बाई R² के प्रोपोर्शनेट आता है। फिर अगर हम इस कैपिटल F की वैल्यू लिखना चाहें और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना चाहें तो यहां जो कांस्टेंट आता है दैट इज कैपिटल G। तो ये जो कैपिटल G होता है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, तो बच्चों यहां जो कैपिटल G है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैपिटल G, और इस कैपिटल G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये जो हमारा कैपिटल G है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कंप्लीट। अब इसके बारे में, इसकी वैल्यू और ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा, ग्रेविटेशनल एक चैप्टर है तो ग्रेविटेशन में ही समझेंगे। अभी आप एक बेसिक समझ लीजिए, आउटलाइन। अब ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी है इसमें ये सब तामझाम पढ़ाने की, समझाने की क्या ज़रूरत है? देखो ज़रूरत है। कैसे? जैसे बच्चों मान लो ये अर्थ का सरफेस है, से दिस इज अर्थ सरफेस। तो अर्थ इज इटसेल्फ अ ह्यूज मास,
और ये मान लेते हैं अर्थ का सेंटर है, दिस इज अर्थ सेंटर। ये जो पॉइंट बीचों बीच में दिख रहा है, से दैट इज अर्थ सेंटर। अब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि अर्थ के सेंटर से कुछ दूरी r पर एक ऑब्जेक्ट है स्मॉल m। तो अभी हमने सीखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्शन। तो हमारा जो अर्थ है और ये जो स्मॉल m है वो नेचुरली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब जो अर्थ है वो इस छोटे से m के चलते तो मूव करेगा नहीं, तो जो छोटा m है वही अर्थ के पास आएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अर्थ के ऊपर भी तो एक फोर्स लग रहा है ना सर, तो F ग्रेविटेशन, तो इसको भी मूव करना चाहिए। बट अर्थ के लिए ये फोर्स बहुत नेग्लिजिबल है, ये फोर्स अर्थ को नहीं हिला सकता है ना। तो इसलिए क्या होगा कि M ही नीचे आएगा। अब ये जो M नीचे आएगा तो ये जो M है, इस M की ये जो फोर्स F है, इस फोर्स F के चलते इसको एक एक्सेलरेशन मिलेगा। तो वो जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ, वो कैसे निकलेंगे, तो वो लिखेंगे F/m। अच्छा एक बात और समझे, धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये जब ये नजदीक आ रहा है तो ये रेडियस या बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जा रहा है। तो ये फोर्स भी वेरिएबल होगा कि नहीं होगा, बच्चों सोचो, ये फोर्स भी वेरिएबल होगा। लेकिन क्या है कि ये फोर्स तो वेरिएबल है, लेकिन अर्थ का जो रेडियस है वो इस डिस्टेंस की तुलना में, सरफेस के ऊपर जो ये है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है। से अगर हम r को लिखें तो अर्थ की रेडियस को से हमने लिखा से दिस रेडियस से कैपिटल R, और सरफेस से इसका जो हाइट है ना इनिशियली दैट इज से r डैश। तो यहां जो ओवरऑल r है दैट r इज समेशन ऑफ दिस कैपिटल R एंड दिस r डैश। और इन दो कंपोनेंट में कैपिटल R बहुत 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 बड़ा है किससे, r डैश से। तो चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रही है केवल ये r डैश, बड़ी R तो बदल ही नहीं रही है। तो ये जो कैपिटल R है ये फिक्स्ड है और ये जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन ये जो बहुत सबसे जो बड़ा कंपोनेंट है वो तो फिक्स्ड है, तो अगर ये छोटा कंपोनेंट चेंज भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट R भी क्या माना जाएगा, इंटैक्ट ही माना जाएगा। तो लॉजिक ये है कि हम R को फिक्स्ड मान सकते हैं या कांस्टेंट मान सकते हैं। तो क्या होगा, हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि थ्रू आउट इट्स मोशन, अच्छा इसको आना सरफेस के ऊपर है, सरफेस के अंदर तो घुसेगा नहीं। मतलब ये जो पार्टिकल स्मॉल m का है ये से इसकी इनिशियल सिचुएशन है और आएगा तो सरफेस पे ही आएगा अर्थ के, ये सरफेस पे आके फाइनल सिचुएशन हो गई ऐसे। या हो सकता है रिबाउंड कर जाए, मतलब उसको दूरी बस इसके अंदर नहीं जाना है। ये भी एजम्पशन कर लीजिए कि साहब ये जो है अर्थ के सरफेस तक ही जाना है, इसको अंदर आना नहीं है। तो इसका इस सेंटर से जो टोटल सेपरेशन है दैट यू कैन अज्यूम ऑलमोस्ट सेम कांस्टेंट। तो ये फोर्स भी आप ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं। नहीं कोई ये सवाल कर दे, अच्छा तुम बताओ, तुम ऐसा पढ़ लिए, फोर्स तो बदल रहा है तो एक्सेलरेशन भी बदलेगा, है ना। तो A इज इक्वल टू F/m करेंगे तो R फिक्स्ड है। अच्छा पार्टिकल के मास और अर्थ का मास वो भी फिक्स है तो वो भी नहीं बदल रहा है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो भी नहीं बदल रहा है। तो अगर हम किसी भी एक नॉर्मल साइज्ड पार्टिकल को अर्थ के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारी ये जो R है वो जितना चेंज होगी वो नेग्लिजिबल चेंज है, तो हम फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं।
अब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो F इज इक्वल टू ma है, तो यहां पर क्या जंक्शन है, तो यहां पर जंक्शन है कि हमारा ये जो फोर्स है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट लिख दे रहा हूं मैं, तो एक्सेलरेशन भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ जाएगा नीचे की तरफ। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसी एक्सेलरेशन को हम एक ही जगह g से रिप्रेजेंट करेंगे। तो g इज व्हाट, एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर g की वैल्यू चेक करें तो g की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, तो ये जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी विच यू कॉल स्मॉल g, तो आपने लिखा कि वो होता है सर कैपिटल F बाई m। अच्छा, ये g की डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ है कि नहीं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, क्योंकि हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जिस साइड फोर्स होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन आएगा। अब F क्या है भाई, तो F है g m1 m2 बाई आर स्क्वायर, g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसमें तुम्हें क्या करना है, m से डिवाइड कर देना है, m से डिवाइड कर देना है। तो कैपिटल M है अर्थ का मास, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो तुम्हारी स्मॉल r है जो फिक्स्ड है, इसको क्या हम कैपिटल R के बराबर लिख सकते हैं। देखो, जैसे हमने कहा 1 लाख में 0.001 ऐड करो, तो लगभग 1 लाख लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। भाई कैपिटल R बहुत बड़ा है स्मॉल r डैश से, तो दोनों का समेशन लगभग कैपिटल R लिखा जा सकता है। तो ये जो स्मॉल r लिखा हुआ है आपने, आप इसकी जगह कैपिटल R लिख दीजिए, यानी अर्थ की रेडियस हो गई, तो यहां पर कैपिटल R लिख दिए। ये कैपिटल R हो गई आपकी अर्थ की रेडियस। तो इस फॉर्मूले में ये स्मॉल m कैंसल आउट हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है, g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। क्या बच रहा है, बच रहा है g कैपिटल M बाई आर स्क्वायर। सो द फाइनल रिजल्ट दैट वी नीड टू रिमेंबर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g, और इसकी वैल्यू होती है F बाई M, तो वो आता है कैपिटल G कैपिटल M बाई आर स्क्वायर, और ये ऑलमोस्ट 9.80 कुछ वैल्यू आती है, तो मैं 9.80 लिख रहा हूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हमेशा नीचे की तरफ ही काम करता है, हमेशा इसका जो डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड्स और टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब ये जो g है उसको कई बार हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन। 9.8 से थोड़ा कठिन पड़ेगा, इससे आसान पड़ जाएगा। और g लगभग पाई स्क्वायर के बराबर भी आता है ना, उसमें भी 9.8 समथिंग वैल्यू ही आएगी पाई स्क्वायर की। तो जैसा दिया हो वैसा यूज करना है। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो 9.80 है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में लिख दिया जाता है कि आप जी को 10 ले लीजिए, तो 9.8 की जरूरत नहीं, 10 से भी काम चल सकता है। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स देखें
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो जैसे जी एम एम बाई आर स्क्वायर लिखा है, अब इस जी एम एम बाई आर स्क्वायर की जगह आप स्मॉल जी भी लिख सकते हैं। तो चाहे तो एक लाइन और लिख लीजिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ओवर मास m, तो दैट इज व्हाट m इंटू जी। लेकिन इसमें एक अजम्पशन छिपा हुआ है। क्या? इसमें अजम्पशन ये छिपा हुआ है कि तुम्हारा जो r डैश है वो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए। किससे? कैपिटल R से। अगर ये अजम्पशन गड़बड़ा जाएगा तो फिर ये सब भी बदल जाएगा। जैसे आपने सुना होगा कि साहब चांद पे चले जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज हो जाती है, या धरती से ऊपर बहुत ऊपर चले जाते हैं तो ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो चेंज क्यों हो जाती है? क्योंकि फिर आपका R डैश सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पर F इज इक्वल टू mg का यूज कर रहे हैं। चलिए, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर मास m, दैट इज F इज इक्वल टू mg। तो ये तुम्हें ग्रेविटी का बेसिक फंडामेंटल पता चल गया। तो हमने ये सीख लिया कि जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है। तो इसका बस इतना ही सेंस है, किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो वो फोर्स उस पर नीचे की तरफ लगेगा। तो एक समय आएगा कि जब आपने फेंका ऊपर, धीरे धीरे वो रेस्ट में आ जाएगा, फिर नीचे गिरने लगेगा। बस इतना ही है। किसी चीज को छोड़ोगे तो नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज नेचुरली अर्थ के सेंटर के नजदीक आना चाहती है ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बस इतना ही है ग्रेविटेशन में। ऊपर फेंकना है तो एक समय रेस्ट में आके फिर नीचे आ जाएगा, और ऊपर से छोड़ देना है तो भी नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये भी झंझट नहीं है कि जो एक्सेलरेशन है वो बदलता है। एक्सेलरेशन भी फिक्स्ड है। कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज वेरी इजी टाइप ऑफ स्टडी। चलो एक आध क्वेश्चन बेसिक ले लेते हैं। तो इस यात्रा में, मतलब सॉरी, ये जो ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन है तो एक ऐसा कर लेते हैं कि साहब नीचे से ऊपर फेंके, ऊपर से नीचे फेंके, बस खत्म काम। कैसे? देखो, एक व्यक्ति है, उसके हाथ में पार्टिकल है, तो नीचे उसने u स्पीड से पार्टिकल छोड़ा। अच्छा, u स्पीड से। अच्छा, एक चीज हमको और बताना चाहिए था। किसी भी मास का पार्टिकल हो, उस पर सेम एक्सेलरेशन काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाई मास, तो m ऊपर से नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा भारी मास है तो उस पर एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो गया, हल्का है तो उस पर एक्सेलरेशन हल्का हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको फोर्स में m से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें एक बात और समझनी है, एक बात और लिख लेनी चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हम लोग कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, वो कैसा है? सेम है फॉर ऑल मास पार्टिकल्स। लेकिन यहां भी एक अजम्पशन है। क्या? वो जो मास है वो अर्थ की तुलना में सिग्निफिकेंटली छोटा होना चाहिए, नहीं तो उसकी भी पता चला रेडियस काउंट होके वो चेंज हो जा रही है। जैसे हम कहें कि अर्थ के बीच में और जुपिटर के बीच में बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जुपिटर तो अर्थ से ही बड़ा है, तो फिर उसकी रेडियस का काउंट होगा।
तो यहां जो बात लिख रहे हैं कि सेम फॉर ऑल मास पार्टिकल, तो ये जो मास पार्टिकल हैं ये सिग्निफिकेंटली, या ऐसे लिख लो और आसान लैंग्वेज में लिख लो कि नेग्लिजिबल साइज के हैं इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो ये अजम्पशन जरूरी है, ये नेग्लिजिबल साइज के हैं इन कंपैरिजन टू अर्थ। तो ये अजम्पशन रहेगा, तब बात ठीक बैठेगी। तो ये पक्का ध्यान रखना है कि जो जी की वैल्यू है वो सबके लिए बराबर ही मानी जाएगी, लेकिन ये अजम्पशन के साथ साइज नेग्लिजिबल होना चाहिए अर्थ की तुलना में। अब यहां तो देखो जगह ही नहीं रही, थोड़ा इनको व्यक्ति को इधर लाते हैं। तो साहब एक पार्टिकल फेंका गया रेस्ट से, एक पार्टिकल को रेस्ट से ऊपर उछाला गया, यू स्पीड से फेंका गया इसको। तो ये क्या होगा, कुछ दूर तक जाएगा, लेकिन अंत में इसको एक समय ऐसा आएगा जब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि इस पे एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। अब जब ये 0 हो गई तो लेकिन एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ लगी रहा है, तो फिर यहां से टर्निंग हो जाएगी इसकी, फिर ये नीचे की यात्रा करेगा लाइक दिस, ऐसे। ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, या इस साइड कैरो उसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है और इस साइड कैरो नीचे की तरफ ले जा रहा है। ये इसका हाइट का मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स हो गया ये। कोई पूछे कि साहब ये कितनी हाइट पे जा सकता है, तो ये एच मैक्स हो गया। अगर इसको कोई रोकने वाला ना हो तो फिर ये इन्फिनिटी तक ट्रेवल करने लगे, है ना। तो एच मैक्स हो गया, यहां पर ये रेस्ट में आ गया। चलिए अब इसके बारे में एक दो बेसिक बातें हम यहीं से समझ सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारा अर्थ का सरफेस है जहां से फेंक रहे हैं, ये हमारा अर्थ सरफेस है फ्रॉम वेयर वी आर projecting the particle in upwards direction like this। अब बात हो रही है कि अब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछ सकते हैं बताओ कितनी हाइट तक ऊपर गया, कितनी देर तक जो है, कितना समय लगा इसको ऊपर जाने में, तो बहुत सारी चीज, नीचे आने में कितना समय लगा, ये भी पूछ सकते हैं। अब देखो इस तरह से जब यात्रा है तो उसमें बहुत कुछ बातें हम लोग कर सकते हैं। तो क्या क्या बातें कर सकते हैं इस यात्रा के लिए, देखो। तो सबसे पहली बात ये हो सकती है कि इसने कितनी हाइट ट्रेवल करी। अच्छा, ड्यूरिंग इट्स कंप्लीट मोशन इट इज एक्सपीरियंसिंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g, एंड दैट g इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसमें कोई बदलाव नहीं है, वही एक्सेलरेशन है। तो अगर पूछें आपसे कि एच मैक्स की वैल्यू बता दीजिए साहब कितनी है, पहला क्वेश्चन, तो बहुत इजी है। कैसे? अच्छा यहां पे लिख लें, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल that is u meter per second and that is in upwards sense, ऊपर की तरफ। तो पूछा गया कि साहब बताइए एच मैक्स क्या होगा, तो अब इसको आप कैसे करोगे, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, वी स्क्वायर। अच्छा लिख लो, जैसे एच मैक्स का मतलब हुआ कि जब वो एच मैक्स होगा तो वी की वैल्यू 0 होगी। अच्छा लिखा तो हुआ ही है, तो वी स्क्वायर को लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों हमेशा डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है मतलब कोई भी चीज वर्टिकली अपवर्ड्स तो आप उसको पॉजिटिव लिखिए,
कोई भी चीज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स तो आप उसको नेगेटिव साइन से लीजिए, ये साइन कन्वेंशन हो गया। कोई भी चीज़ आगे, वैसे हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी साइन कन्वेंशन, फिर से एक बार मैंने बता दिया। अब देखिए साहब, बी तो जीरो ही हो गया, तो साइन कन्वेंशन की बात ही नहीं है। यू ऊपर की तरफ था तो प्लस यू कर दिए, फिर ए नीचे की तरफ है तो माइनस जी कर दिए, और एस की जगह हो गया एच मैक्स, तो एच मैक्स की वैल्यू चाहिए। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो एच मैक्स कितना हो जा रहा है, यू स्क्वायर बाई 2g। वैसे तो आप हमेशा फॉर्मूला यूज करके ये सब पता कर सकते हैं, बट ये इतना एलिमेंट्री है कि आपको एक पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा कि साहब फेंक रहे हैं ऊपर यू स्पीड से तो कितना ऊपर जाएगा, तो एच स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g ऊपर जाएगा। ठीक, कितनी मैक्सिमम दूरी तय करेगा, यू स्क्वायर बाई 2g दूरी तय करेगा। अब पूछेंगे अच्छा बताइए टाइम कितना लगा ऊपर जाने में, तो इसकी मोशन में जो अगला पैरामीटर हो सकता है पूछेंगे टाइम। अब टाइम में दो टाइम पूछ सकते हैं, नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है, ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम लग रहा है। अब बच्चों बात चले कि साहब जैसे एच मैक्स हो गया, समय बताइए टाइम। मान लीजिए इसमें पॉइंट्स बना देते हैं, एक पॉइंट ए कर देते हैं नीचे वाला, पॉइंट बी कर देते हैं ऊपर वाला। तो साहब पूछेंगे कि टी ए टू बी बताइए कितना है, और टी बी टू ए बी बताइए कितना है ना। दोनों पे क्वेश्चन मार्क है। ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, बी से ए तक आने में कितना समय लग रहा है। तो ये भी बहुत सिंपल है। पहले आप थोड़ा ये समझ लें, इसकी मोशन को जरा एक बार देखें। देखिए इनिशियल जिस वेलोसिटी से फेंका, तो जिस रेट से वेलोसिटी घट रही है फिर उसी रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो तुम्हें पहले ये समझना होगा कि जैसे जब आप फेंकेंगे तो जब ये वापस लौटेगा तो यू स्पीड से ही वापस लौटेगा, है ना। और इसकी यात्रा के दौरान किसी भी हाइट पर जैसे मान लेते हैं, इसमें एक फोटो में इसी में एक चीज हम ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ये कोई हाइट h डैश है बच्चों, and at this point when particle was at this point in upward motion, say it was moving with a speed say v dash, so in downward motion it will have the same speed v dash। ये दोनों लेवल सेम ऐसा। तो उसका रीजन बिल्कुल क्लियर है कि जो रिटार्डेशन इसको घटा रहा है वही एक्सेलरेशन इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है। तो मैग्नीट्यूड थोड़ी ना बदल रहा है। तो v डैश से जीरो होने में जितना दूरी तय करेगा, जीरो से b डैश होने में वापस उतनी दूरी तय करेगा, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज सेम इन बोथ द पाथ्स, अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो अब पूछेंगे समय कितना लगा, तो समय भी बराबर ही लगेगा। जितने समय में u से जीरो होगा उतने ही समय में जीरो से u पर आएगा। तो अब जैसे इसकी वैल्यू बतानी है तो बड़ा सिंपल है वैल्यू बताना। कैसे, अब आप कोई t वाला फॉर्मूला ले लें तो यही वाला ले लीजिए, v बराबर u प्लस ए टी। तो फाइनल टॉप पे स्पीड जीरो हो जा रही है, ऊपर की तरफ इनिशियल स्पीड u है, a जो है माइनस जी है और t जो था सो है। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जा रही है, u बाई जी आ जा रही है ना। तो आपका जो टी ए बी है, ए टू बी, वही बच्चों टी बी टू ए होगा, and its value is u by g. So this is another result. TAB लिखो या TBA लिखो, both gives the same answer and u by g हो गया। ठीक, फिर एक लाइन ये भी लिख लें कि पार्टिकल आने में और जाने में
देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पार्टिकल के अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में अर्थ से सेम लेवल पर अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो अपवर्ड जितना वेलोसिटी रहेगी उतना ही वेलोसिटी कैसी रहेगी, डाउनवर्ड्स भी रहेगी, है ना। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि इफ पार्टिकल is observed at a fixed level with respect to earth, है ना, at a fixed level with respect to earth, तो क्या होगा कि its speed is same in both upwards and downwards motion। तो जिस स्पीड से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से नीचे जाएगा, प्रोवाइडेड आप सेम लेवल पे चेक करें। तो जिस स्पीड से ऊपर जाएगा उसी स्पीड से ही नीचे आएगा। ये बेसिक चीजें हैं। टाइम हो गया, एच मैक्स हो गया, ये भी समझ लिया आपने कि आप चाहें तो फोटो में ये दिखा सकते हैं कि आपने जब इसको नीचे लाए तो जब ये वापस से अर्थ को हिट करेगा पार्टिकल, तो ये यू स्पीड से ही हिट करेगा, क्योंकि आपने इसको फेंका भी था यू स्पीड से। तो सरफेस पे सेम लेवल हो गया, तो यू से ऊपर जा रहा, यू से ही नीचे आएगा। ऐसे